हाँ, हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलों के अंतर्गत हमने पहले दलहनी फसलों के बारे में पढ़ाता स्टार्ट किया था। तो इसमें दलहनी फसलों के अंतर्गत ओवरऑल कुछ फैक्ट मैंने बताए थे। इसके अलावा इसमें चना जो मुख्य दलहनी फसल है उसके बारे में मैंने बताया था। और इसके बाद आगे तुअर, दूसरी जो दलहनी फसल है ना, मैं आपको बताया था कि सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में सबसे ज्यादा जो उत्पादित होती हैं पल्सेस, दलहनी फसलें पल्सेस जो सबसे ज्यादा उत्पादित होती हैं, उनमें चना का सबसे बड़ा योगदान है। यानी लगभग 50 से 60% जो है चना दलहनी फसलों में उत्पादित हो रहा है। सेकेंड नंबर पर आता है अरहर या तुअर का, है ना। तो तुअर का जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे लंबा होता है ना। तुअर जो बोई तो जाती है ये खरीफ की फसल के समय, लेकिन इसका जो उत्पादन यानी इसको काटा जाता है रबी की फसल के समय, है ना। इतना लंबा समय इसके लिए लगता है, ठीक है। तो फसल वैसे खरीफ की है, लेकिन इसकी जो बुआई होती है जून जुलाई में होती है और इसको काटा जाता है मार्च अप्रैल के आसपास ना। उत्पादन जो नया डेटा है उत्पादन के संबंध में, तो 3.4 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ है 2023-24 में हुआ। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 का डेटा है। 2023-24 में इसका जो प्रोडक्शन हुआ है 3.4 मिलियन टन। और मेक्षादन मतलब क्षेत्राच्छादन, मतलब क्षेत्र में बोया गया, इसको कहते हैं बोया गया क्षेत्र। बोया गया क्षेत्र मतलब रकवा इसको बोलते हैं। और ये है 4.1 मिलियन हेक्टेयर ना, इतने क्षेत्रफल में इसको बोया गया है। और उसका प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ 3.4 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ। ये 2023-24 के डेटा है, आर्थिक समीक्षा 2024-25, ठीक है। तो दलहनी फसलों में दो खास दलहनी फसलें हैं, चना और तुअर या अरहर। पर्टिकुलर अगर किसी दलहनी फसल का पूछा जाएगा तो या तो चना पूछा जाएगा या तुअर पूछा जाएगा। बाकी फिर ओवरऑल दलहनी फसल आपको पूछता है तो फिर जिस तरह से मैंने बताया है दो हिस्सों में बांट करके, कुछ खरीफ के अंतर्गत दलहनी फसलें बोई जाती हैं, कुछ रबी के अंतर्गत बोई जाती हैं। तो इस तरह से आपको बताना है। दलहनी फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ऐसी फसलें आती हैं जिनसे तेल का उत्पादन होता है ना। ऐसी फसलें जिनसे तेल का उत्पादन होता है उसको उनको दलहनी फसलें बोला जाता है। और इसमें इसको भी हमने जैसे दलहनी फसलों में दो भागों में बांट करके मैंने बताया था, रबी और खरीफ, वैसे ही जो है दलहनी फसलों में भी इस तरह से डिवाइड करके हमने यहाँ पर किया हुआ है। भारत में टोटल जो दलहनी फसलें हैं वो 9 है। इनके आपको नाम भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में, टोटल कितनी दलहनी फसलें भारत में उत्पादित होती हैं, कौन कौन सी उत्पादित होती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में बन सकता है। भारत में कुल कितनी दलहनी फसलें उत्पादित होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो इनकी संख्या है 9, है ना। तो ये आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। 9 दलहनी फसलें इंडिया में उत्पादित हो रही हैं। उसमें रबी की फसलों के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उसमें राई है, अलसी, सरसों, तोरिया। खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो आती है उसमें सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, अरंडी और तिल, है ना। टोटल ऐसी 9 तिलहनी फसलें हैं जो हमारे इंडिया में उत्पादित हो रही हैं। तो इनके नाम आपको पूछ सकता है कि भारत में कौन कौन सी तिलहनी फसलें, कितनी तिलहनी फसलें उत्पादित हो रही हैं। तो 9 हैं, उनके नाम इस तरह से आपको बताना है। खरीफ की फसलों में ज्यादा है तिलहनी फसलें, रबी की फसल में 4 5 ऐसा करके। तिलहनी फसलों के उत्पादन में भारत की जो स्थिति है उसमें भारत का जो स्थान है वो चौथा है, 4th रैंक है ना। तिलहनी फसलों में भारत का जो स्थान है चौथा है। उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यूएसए, ब्राजील, चीन जो है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
टोटल जो तिलहनी फसलें उत्पादित हो रही है विश्व में, उनमें सबसे ज्यादा तिलहनी फसलें उत्पादन हो रहा है यूएसए में, फिर सेकेंड नंबर ब्राजील और थर्ड नंबर चाइना का है, फोर्थ इंडिया का है। तो इस तरीके से 4 रैंक आपको उत्पादन के संबंध में ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन ज्यादातर प्री में और मेंस में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि तिलहनी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की क्या रैंक है, क्या स्थान है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आता है। तो चौथी स्थिति आपको इसमें बताना रहेगी। और फिर कितना क्षेत्रफल है वर्ल्ड का तिलहनी फसलों में, इंडिया का कितना उत्पादन होता है वैश्विक स्तर पर भारत का, तो ये आपको बताना। विश्व में कुल तिलहनी क्षेत्र का भारत में जो क्षेत्रफल है 20%, 20.8% है। उत्पादन अगर कहें तो 10% है। विश्व में टोटल तिलहनी फसलें जो उत्पादित होती हैं उसमें 10% भारत में उत्पादित होती हैं। और क्षेत्र अगर देखा जाए टोटल जो क्षेत्र तिलहनी फसलों का वर्ल्ड में, तो उसमें इंडिया का जो क्षेत्र है तिलहनी फसलों का वो 20.8% है। तो ये 2 स्थितियां हैं। इसके बाद फिर राज्यों में स्थितियां क्या हैं, कौन सी तिलहनी फसल कहां पर उत्पादित होती है। तो अगर हम अलग अलग तिलहनी फसलों की बात करें तो मूंगफली स्टार्टिंग से ही गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादित होती रही है, गुजरात। और सेकेंड नंबर मूंगफली में राजस्थान है और थर्ड जो है मध्य प्रदेश का। ये आर्थिक समीक्षा 2024-25 का डेटा है, 2024-25 का डेटा, 2024-25 की आर्थिक समीक्षा, लेकिन उत्पादन 2023-24 का है। रेपसीड सरसों, इसमें राजस्थान का स्थान है, यूपी है, फिर मध्य प्रदेश। सोयाबीन के उत्पादन में बीच में महाराष्ट्र हो गया था और वापस से मध्य प्रदेश हो गया, बहुत कम डिफरेंस आप देख सकते हैं, 41.89% है और महाराष्ट्र का 40.25%। बीच में कुछ समय के लिए महाराष्ट्र, अब आप सोचो कि वर्षों से मध्य प्रदेश सोयाबीन में पहला स्थान रहा है, सोया स्टेट उसको जाना जाता है, कहा जाता है, लेकिन बीच में जो है मध्य प्रदेश का सेकंड स्थान हो गया था, महाराष्ट्र फर्स्ट हो गया, लेकिन वापस से अब जो है सोया स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को मिल गया है। तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। सूरजमुखी कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा है। और कुल तिलहन का फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, टोटल तिलहन में राजस्थान फर्स्ट है और सेकेंड नंबर पर मध्य प्रदेश है और थर्ड नंबर पर गुजरात है। ये ओवरऑल स्थान है ना, देश में टोटल तिलहन का जो उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान है और सेकेंड नंबर पर एमपी का नाम आता है। 21.15% एमपी में टोटल देश का तिलहन उत्पादन होता है। तो ये स्थितियां हैं राज्यवार। इसमें मेन जो तिलहनी फसलें वो मैंने लिखी हैं, सभी का खैर जरूरत नहीं रहती है। जो महत्वपूर्ण तिलहनी फसलें उनके बारे में देखो, मैंने आपको बताया है कि अलग अलग इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसे जो है कि भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है, तो चावल। ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा उसका क्षेत्र बोया जाता है। भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं तो चना, भारत की मुख्य दलहनी फसल है तो मूंगफली, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं प्री में और मेंस में 2 नंबर में ना, मुख्य करके पूछ लेता है। इसके बाद आता है भारत में उत्पादन कितना हुआ है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के हिसाब से उत्पादन की स्थिति है। कुल उत्पादन 39.7 मिलियन टन है। इसका जो बोया गया क्षेत्र है वो 30.2 मिलियन हेक्टेयर है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है 1314 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर में जो तिलहनी फसल उत्पादित हुई है वो हुई है 1314 मीट्रिक टन है। ये किलोमीटर लिखा हुआ है ना, मीट्रिक टन ये है ना। तो इस तरीके से ये है मतलब टोटल तिलहनी फसलों के उत्पादन की भारत में स्थिति। इसके बाद आता है मोटे अनाज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। मोटे अनाज या श्री अन्न, इंग्लिश में कहते हैं मिलेट्स, इनको जो है श्री अन्न नाम दिया गया है।
सामान्य बोलचाल की भाषा में इनको मोटे अनाज बोलते हैं, इंग्लिश में मिलेट्स बोला जाता है, और अभी इनको नया नाम दिया गया है श्री अन्न। ठीक है। जब से मोटे अनाज को 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मिलेट ईयर डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया है, तब से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है ना। पहले इनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब जो है इनकी बहुत पूछ परख हो गई है ना। पहले जो है पता ही नहीं था किसी को इतने पोषक तत्वों से भरपूर ये मिलेट्स होते हैं, लेकिन आज अब देखो सबको पता चल गया, तो महंगे भी हो गए है ना। पहले जो होता था वो गरीब का भोजन हुआ करता था, मोटे अनाज मतलब गरीब का भोजन था, अब अमीर लोग खाते हैं है ना। तो ये स्थिति देखो मतलब कितना चेंज आ जाता है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाती है तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना। तो वही स्थिति मिलेट्स की हुई है कि चर्चा में आ गई, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसको मिलेट ईयर 2023 में डिक्लेयर कर दिया है ना। तो सब लोग जान गए कि भाई मिलेट अच्छी चीज है ना। तो लोग उसको खाते हैं, खाने में यूज करते हैं ना। तो मिलेट जो होते हैं बहुत सारे पोषक तत्व इनमें मिलेट्स में पाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको मिलेट से कैसे बनेगा। अभी मेरे ख्याल से पिछले बार मिलेट्स मिशन करके आया क्या, पिछले बार क्वेश्चन एक आया है, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट्स मिशन 2020 में स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली ये भारत में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2020 में ये एमपी में स्टार्ट हुआ है। तो शायद क्वेश्चन आया है इस तरह का, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट्स मिशन करके क्वेश्चन आया क्या। हाँ उद्देश्य 2020 का है ये, 2020 में एमपी में स्टार्ट हुआ था ना। कोदो कुटकी के लिए खासतौर से ये था, कोदो कुटकी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मंडला में, खास मंडला बालाघाट में ज्यादा उत्पादन होता है, तो मंडला बालाघाट में जो है इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में। ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में आया ना, 2 मार्क्स में। ठीक है, तो यही से है वो मिलेट से ही देखो क्वेश्चन आए। तो आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है मिलेट्स के संबंध में कि मिलेट्स के क्या उपयोग हैं, भारत में मिलेट्स की क्या स्थिति है, उत्पादन के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में क्या स्थिति है। राज्यवार पूछ सकता है किस राज्य में मिलेट ज्यादा उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश में मिलेट्स की क्या स्थिति है। लहरी बाई के बारे में क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि लहरी बाई को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। श्री अन्न बैंक ब्रांड एम्बेसडर को डिक्लेयर किया गया है लहरी बाई, है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको मिलेट से पूछे जा सकते हैं। प्री में भी आते हैं क्वेश्चन, मेंस में भी आते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और मिलेट ईयर कब डिक्लेयर किया गया, या मिलेट ईयर ही पूछ सकता है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर ऐसा करके पूछ सकता है। तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कब घोषित किया गया, उसका क्या पर्पज, मिलेट ईयर में कितने मिलेट्स जो है सम्मिलित किए गए हैं, है ना। मिलेट ईयर में अलग मिलेट्स मतलब 8 है, बाकी देखा जाए 13 है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ओवरऑल जो मिलेट्स हैं वो 13 है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो मिलेट्स डिक्लेयर किया था तो उसमें 8 मिलेट्स को ही सम्मिलित किया गया। वो कौन से हैं ऐसा करके आ सकता है, 8 कौन कौन से हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन प्री मेंस में बन सकते हैं। तो मोटे अनाज जो है ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व से पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं उसमें, बीटा कैरोटीन है, नियासिन है, विटामिन B6 है, फोलिक एसिड है, पोटेशियम, मैग्नीशियम जस्ता ये तत्व जो है पाए जाते हैं, इसलिए इनको सुपर फूड कह दिया गया है। श्री अन्न, सुपर फूड, इस तरह से जो है इनको नाम दिए गए हैं। इतने सारे पोषक तत्वों से युक्त मिलेट्स माने गए हैं। ये देखिए मैं अभी बता रहा था ना कि कौन कौन से इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें मिलेट्स या मोटे अनाज या श्री अन्न के अंतर्गत आती हैं। तो ये फसलें जो है 13 है टोटल, है ना। तो आपको यही जो है 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि मिलेट्स के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें सम्मिलित की जाती हैं। अलग अलग है ना, जौ ज्वार अलग अलग है, हाँ अलग 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 है, जौ जई अलग है ना। 13 है ना टोटल, ज्वार, जौ, जई ये तीनों अलग अलग है। जई तो खैर अब हमने देखा नहीं, ज्वार और जौ तो ये देखे हैं क्योंकि हमारे तो होते थे पहले, हालांकि अब ज्वार कम होने लगी, जौ तो अब होते ही नहीं है।
जो उसमें यूज होता है ना, एक तो गायों भैंसों के लिए जो है वो आटा उसका यूज किया जाता है, और इसका यूज उसमें भी करते हैं, हवन में, हवन सामग्री में जो है जौ का यूज होता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये 11 टोटल 13 जो है टोटल मिलेट्स हैं। इसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी, कोदरा उसको कहते हैं, मक्का, जौ, कोदो, कुटकी, कंगनी, सावा, चैना, जई, रामदाना विथु बोलते हैं, भरेस या ओगल। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि हर जगह नहीं होते हैं, बहुत रेयर हैं, बहुत कम होते हैं कहीं कहीं। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का ये लगभग सब जगह होते हैं। कोदो, कुटकू ये मंडला बालाघाट में ज्यादा होते हैं, है ना। ओडीओपी भी जो है मंडला बालाघाट का कोदो कुटकू है, और जौ भी आजकल बहुत कम हो गया है। बाकी तो खैर ये जो इसमें बताए गए हैं उनका बहुत कम उल्लेख मिलता है, लेकिन नाम आते हैं, याद रखना है। ये देखो मैंने अभी बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो डिक्लेयर किया, उसके अंतर्गत 8 ही मोटे अनाज आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 के अंतर्गत 8 मोटे अनाजों को सम्मिलित किया गया है। ये भी 2 मार्क्स में आपको आ सकता है। अब देखिए इसमें मक्का नहीं सम्मिलित है, इसमें से मक्का नहीं सम्मिलित किया, इसमें मक्का है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी है, कंगनी है, सावा है, चैना है, रागी ये है। इसमें मक्का जो मेन है, जौ भी नहीं है, जई भी नहीं है, और मक्का भी नहीं है इसमें, है ना। इसमें जो है जौ, मक्का जो मेन फसलें हैं मोटे अनाज के अंतर्गत, वो इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। टोटल 8 ही है, वैसे तो ओवरऑल 13 है। तो ऐसा भी आपको पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कितने अनाजों को मोटे अनाज डिक्लेयर किया है, वो कौन कौन से हैं। तो ऐसे 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है। प्री में पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस अनाज को मोटे अनाज नहीं डिक्लेयर किया है ना। तो उसमें मक्का, जौ मेन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर इनका महत्व यहां पर दिया हुआ है। देखो मोटे अनाज को कैसे पहचानेंगे, मोटे अनाज को पहचानने का क्या तरीका है ना। अब बच्चे आजकल के तो खैर वो खेत जाते नहीं है ना, तो देखते हैं कि कैसे पौधे होते हैं। हमने तो खैर खेती की है, तो हमें पता है कि कैसे पौधे उगते हैं, कैसा उसकी जो बाली होती है कैसी होती है ना। देखो मोटे अनाज की खास पहचान क्या होती है कि मोटा जो अनाज होता है, मिलेट जो होते हैं, वो उसका जो बीज होता है वो कवर्ड नहीं होता है। ये खास पहचान बता रहा हूँ, वो व्यवहारिक पहचान है, कोई ऐसा आपको बुक में लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा कि इस तरह से। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। जैसे चना है, चना का जो आप बीज देखेंगे, सभी जानते हैं चना का बीज कैसा होता है, कवर्ड होता है ना, कवर होता है उसके ऊपर। ऐसे ही गेहूं में कवर होता है ना। चना है, गेहूं है, सोयाबीन कवर्ड होता है ना, मूंग है, उड़द है, कवर्ड होता है। लेकिन आप मक्का देखो, मक्का में ऊपर जो है वो एक वैसा रहता है, लेकिन जो बीज होता है वो कवर्ड नहीं होता है, बीज एकदम सीधे दिखाई देता है, बीज आप निकाल के उसको खा सकते हैं। ऐसे ही ज्वार होता है, ज्वार भी ऐसी रहती है, ज्वार का भुट्टा। बाजरा भी ऐसा रहता है, ज्वार का भुट्टा एक्चुअली वैसा होता है थोड़ा ऐसा, और बाजरा लंबा होता है एकदम ऐसा। हमने तो देखे हैं बीज मतलब उगते हुए, और उनकी बाली जो है देखी है ना। तो ये है खास पहचान। ज्वारा भुट्टा देखेंगे तो एकदम सीधा जी बीज सीधा आपको दिखाई देगा, मतलब उसमें कवर नहीं रहता है। ऐसी बाजरा का होता है, मक्का तो देखते ही है। तो ये खास पहचान मैंने देखी है, मतलब अनुभव किया है। कोई ये ऐसी किताबी नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकली ज्ञान मैंने देखा है। तो वो मोटे अनाज होते हैं जिसको हम खुद मतलब देख सकते हैं, उसका बीज जो है हमें दिखाई देता है, ऊपर से दिखाई देता है, वो ढका हुआ नहीं रहता, कवर्ड नहीं रहता, है ना। ठीक है, तो ये है। फिर इनकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता, महत्व या स्वास्थ्य में मोटे अनाजों की भूमिका क्या है। तो एक तो पोषक तत्व बहुत सारे रहते हैं, अभी मैंने जैसा कि बताया था कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तो ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है, मोटे अनाजों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। तो ज्यादातर पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन की मात्रा भी देखो इसमें लिखी हुई है,
100 ग्राम मोटे अनाज में से जो है 7 से 12 ग्राम प्रोटीन रहती है। बाकी मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये जो है मिनरल्स होते हैं। बीटा कैरोटीन है, विटामिन भी होते हैं, विटामिन B6, फोलिक एसिड, ये भी विटामिन है, यहाँ कॉमा आएगा। विटामिन B6 फोलिक एसिड यानी विटामिन भी है, प्रोटीन भी है और मिनरल्स भी है। मिनरल्स में दो हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम। विटामिन में विटामिन B6 है, फोलिक एसिड है और प्रोटीन। ठीक है, तो ये खास पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। इसमें रेशा पाए जाते हैं। रेशा पाए जाने से क्या होता है कि पाचन में काफी सहायक होता है। आजकल जो है मल्टीग्रेन आटा आता है ना, आजकल जो आटा आता है उसको बोलते हैं मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन मतलब बहुत सारे जो है अनाज उसमें मिला करके उसको लोग पिसवाते हैं। गेहूं है, चना है, उसमें फिर थोड़ा सा ज्वार बाजरा मक्का भी डाल देते हैं, है ना, जौ भी डाल देते हैं, तो वो हो जाता है मल्टीग्रेन। तो मल्टीग्रेन आटा जो होता है उसमें बहुत सारे रेशे होते हैं, है ना, तो वो पेट के लिए अच्छा रहता है, मतलब डाइजेशन में अच्छा असर करता है ना। तो पाचन के लिए उपयोगी रेशा इसमें पाया जाता है। रेशा यानी फाइबर उसमें पाए जाते हैं और कुपोषण से निपटने में सहायक होता है। ये बहुत सारे ऐसे डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर भी इससे ठीक होता है ना। कैंसर के लिए ये जो है एक दवा का काम करता है। खून की कमी को दूर करता है, डायबिटीज, इसके लिए जो है उपचार के रूप में मोटे अनाजों का यूज किया जा रहा है। बाबा रामदेव बहुत इसका प्रचार करते हैं, है ना। खेती करना आसान होता है क्योंकि ज्यादा इसमें जो है उगाने के लिए बहुत उपजाऊ भूमि की जरूरत नहीं होती है, पानी भी बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना। बंजर तथा विपरीत मौसम में उत्पादन संभव होता है। फसल जल्दी तैयार हो जाती है, फसल पकने की अवधि कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब जैसे मैंने बताया कि तुअर को बहुत समय लगता है पकने, बहुत लंबा समय लेती है। मतलब खरीफ की फसल के समय उसको बोया जाता है और रबी की फसल के समय वो काटी जाती है तुअर, है ना। और बहुत ज्यादा अगर ठंड पड़ती है तो वो खराब हो जाती है, तुअर की एक खास प्रॉब्लम है। बाकी इनमें मोटे अनाज जो होते हैं उसमें ज्यादा असर नहीं होता है, विपरीत मौसम में कोई ज्यादा असर नहीं। मोटे हैं ना, वो मोटा व्यक्ति उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हष्ट-पुष्ट होते हैं, है ना, खाते पीते घर के हैं। मोटे अनाज खाते पीते घर के होते हैं तो उनको जो है मौसम का बहुत ज्यादा असर नहीं होता, है ना। हर मौसम में जो है वो उनकी पैदावार हो जाती है, उनको नुकसान कम होता है। जैसे चना है, चना में पाला बहुत जल्दी लग जाता है, पाला तुषार बहुत जल्दी लगता है, चनों में खराब हो जाता है। और गेहूं है तो गेहूं में पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। मैं आपको बताया था 3-4 पानी देना पड़ता है। हालांकि अब ऐसी भी किस्में आ गई हैं तो थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन फिर भी अन्न की अपेक्षा पानी गेहूं में ज्यादा लगता है। और ठंड के समय उगता है तो किसान की हालत खराब हो जाती है गेहूं को उगाने में। तो ठंड में जो है रात रात भर पानी देते हैं किसान, अगर नहीं देंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। गेहूं उगाने में ये है, और वही जो है गेहूं से ही हमें भोजन मिलता है। अब आप सोचो कि किसान कितनी मेहनत करता है, क्योंकि हमने देखा है, मैं किसान का बेटा हूँ, तो हमारे यहाँ खेती अभी भी होती है और खेती मैंने की है, हमने भी की है खेती पहले। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं 12वीं में था तब जो है रेगुलर ही हम लोग मैं खेती करता था। जब पढ़ने का समय होता था पढ़ते थे और खेती भी करते थे। हल चलाया, बखर चलाया, बैलगाड़ी चलाई, है ना, सब काम किया है खेती का, जो मतलब सब काम मुझे आता था। अब नहीं हो पाता क्योंकि अब जाते ही नहीं है, बहुत समय नहीं, लेकिन उस समय सारा काम करते थे। 12वीं क्लास तक सारा काम किया। तो कितनी मेहनत लगती है किसान को कोई भी फसल उगाने में, और मौसम विपरीत जरा सा हुआ मान के चलो खत्म हो गया, है ना, जुआ जैसा हो गया है, मानसून का जुआ। ठीक है, तो ये उर्वरक खाद की जरूरत कम पड़ती है,
कुछ फसलें इसमें बहुत ज्यादा खाद उर्वरक की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो पैदावार होती है। इनमें बहुत ज्यादा उर्वरक या खाद की जरूरत नहीं होती है, और थोड़ा बहुत अगर डाल दो तो आपका काम चल जाएगा, है ना। न्यूनतम मांग के कारण जो उत्पादन लागत कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपेक्षाकृत ज्यादा होती है इनमें, अधिक तापमान सहने की क्षमता भी इनमें होती है ना। तो ये इस तरीके से इनका की उपयोगिता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास में सहायक है ये। फूड प्रोसेसिंग में जो है इनका ज्यादा यूज होता है। आजकल जो है मोटे अनाज ही इसमें, जैसे अब मक्का है, मक्का कई जगह यूज होता है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, इनका आटा जो है बहुत ज्यादा यूज आजकल कर रहे हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयोगी है। पशुओं के चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए जो है ये मोटे अनाज बोए जाते हैं, है ना। जैसे जौ है, ज्वार बाजरा, इनको बोते हैं, और फिर इनको वो वैसे होती है ना, खासतौर से ज्वार बाजरा का ज्यादा इसमें यूज होता है। तो वो वैसी होती है, वो मशीन होती है काटने वाली, है ना। उसको खेत से काट के ले आएंगे और उसको जो है घर में उसको काटा जाता है ना। अब तो खैर वो मशीन वैसी आती, पहले हम लोग जब थे तो उसको हाथ से चलाना पड़ता था। हाँ, दोनों साइड दो लोग पकड़ के उसको चलाते थे उसको। अब तो खैर लाइट से चलने लगी, खट 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 तुरंत कर जाता है। पहले हाथ से चलती थी, जब सोचो हम लोग चलाते थे, है ना। तो उसको काट के और भूसे में उसको मिला करके फिर गाय भैंसों को खिलाया जाता था। ज्वार, खासकर ज्वार का यूज ज्यादा होता है। लंबी होती है, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना जैसे होता है उसका पेड़ लंबा होता है, तो उसको काट लेकर के उसको फिर कतर के और गाय भैंसों को भूसा में मिलाते थे, उसको खिलाते। ये शराब बनाने में यूज होता है ना। जौ, या तो जौ का यूज होता है शराब बनाने में। तो ये इस तरीके से विश्व में स्थिति क्या है मोटे अनाजों के मामले में। मोटे अनाज सबसे ज्यादा भारत में उत्पादित होते हैं। एक्चुअली भारत के कहने पर ही जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 में उसको मिलेट ईयर डिक्लेयर किया, है ना। भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं, बाकी जगह तो मोटे अनाज बहुत कम होते हैं, हमारे यहाँ मोटे अनाज सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। भारत में मोटे अनाज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। विश्व के कुल मोटे अनाजों के उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 41% है। 41% हिस्सेदारी जो है भारत की है टोटल मोटे अनाज उत्पादन में। बाकी जगह तो बहुत कम कम होता है। 2023-24 की स्थिति अगर देखें उत्पादन और क्षेत्रफल में, तो कुल उत्पादन जो है 56.9 मिलियन टन है, और बोया गया क्षेत्र जो है 24.9 मिलियन टन है। प्रति हेक्टेयर उत्पादक का 2283, ये एक्चुअली वो लिखा है मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, है ना। तो ये स्थिति है 2023-24 की। आर्थिक समीक्षा 24-25 की है ये। हालांकि सभी का उत्पादन, सभी का क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मोटे अनाज का याद रखने से गेहूं है, चावल है, मोटे अनाज है ना। और तिलहन का ओवरऑल हम याद कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक एक ऐसी फसल का टोटल उत्पादन, टोटल क्षेत्रफल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मोटे अनाजों की स्थिति क्या है भारत में, कहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो राजस्थान में, फिर कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश का नाम आता है। एमपी का मोटे अनाज के उत्पादन में तीसरा स्थान है। ऐसा क्वेश्चन आपको एमपी के संदर्भ में पूछ सकता है। और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए मोटे अनाज के संबंध में मिशन, मिलेट मिशन जो है स्टार्ट किया गया है। सर्वाधिक मोटे अनाज उत्पादक राज्यों में राजस्थान फर्स्ट है, सेकंड कर्नाटक है, और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ये आपको खासतौर से मध्य प्रदेश का ध्यान रखना है। फिर इसमें कुछ खास मोटे अनाज जो है उनका थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर किया हुआ है। तो मक्का, विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन यूएसए में हो रहा है अभी, और भारत का जो मक्का के उत्पादन में स्थान 7वां है विश्व में। टोटल उत्पादन का 2% जो है मक्का उत्पादन होता है भारत में। राज्यों की स्थिति, कर्नाटक फर्स्ट है, बिहार सेकंड है, मध्य प्रदेश थर्ड है। ओवरऑल मोटे अनाजों में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है, और मक्के के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है ना।
और मक्का ज्यादातर जो उत्पादन होता है वो छिंदवाड़ा वाला जो एरिया है वहां पर जो है मक्का का उत्पादन होता है। तो ज्वार, ज्वार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान ये 3 राज्य हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सबसे ज्यादा ज्वार महाराष्ट्र में उत्पादित होती है, सेकेंड नंबर कर्नाटक है, थर्ड राजस्थान। ठीक है, तो ये ज्वार के उत्पादन में भारत में स्थिति है। फिर बाजरा, बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में होता है, तो सेकेंड नंबर यूपी है और थर्ड हरियाणा, है ना। तो ये है बाजरा। रागी, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है रागी, और फिर तमिलनाडु का स्थान आता है, और फिर उत्तराखंड, ये सॉरी थर्ड है ना। तो ये है रागी के उत्पादन में भारत की स्थिति। ये जैसे मैंने भी बताया था कि लहरी बाई मिलेट संरक्षण ब्रांड एम्बेसडर, इसको उनको जो है स्त्री अन्न बैंक का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है। इन्होंने बहुत सारी जो है इनकी किस्में जो है इनके पास है, मोटे अनाज की बहुत सारी किस्में इनके पास उपलब्ध है। और ये एक्चुअली बैगाचक क्षेत्र की किसान, डिंडोरी जिले के अंतर्गत जो बैगाचक क्षेत्र आता है ना, जहां 80 लगभग गांव है, तो वहां पर ये खेती करती है लहरी बाई, है ना। बैगाचक क्षेत्र में रहती हैं, और इनको एक सम्मान भी दिया गया था 2023 में ही। सम्मान इनको राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। नहीं किसान हाँ वो तो खैर मिला ही है, पद्मश्री भी मिला है, नारी शक्ति मिला है। और 2023 में इनको किसानों का सम्मान मिला है, किसान से संबंधित सम्मान, है ना। पादप जीनोम किसान सम्मान ऐसा करके है ना। मतलब वो पद्मश्री तो खैर पहले मिला है और नारी शक्ति भी मिला है, लेकिन कृषि से संबंधित मैं बात कर रहा हूँ, किसानों का सम्मान उनको मिला हुआ है, लहरी बाई को, है ना। तो ये है इस तरीके से मैं वो बता रहा था कि लहरी बाई को भी जो है आपको पर्टिकुलर एग्जाम में पूछ सकता है, लहरी बाई कौन थी 2 मार्क्स में। तो आपको जो है बताना पड़ेगा कि लहरी बाई कहाँ की रहने वाली है। तो लहरी बाई मूलतः जो है बैगाचक क्षेत्र की किसान, डिंडोरी जिले के अंतर्गत जो बैगाचक क्षेत्र आता है, जहां पर 80 लगभग गांव है, जहां पर बैगा जनजाति निवास करती है, तो वहां पर ये खेती करती है। इन्होंने बहुत सारी किस्में जो है इन्होंने इनके संरक्षण में है, और इनको जो है मिलेट संरक्षण ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है, और इनको सम्मान भी दिया गया है। तो इस तरीके से जो है इनके बारे में आप बता सकते हैं। 2018 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मिलेट वर्ष डिक्लेयर किया गया था, और 2023 में अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। 2 इंपॉर्टेंट आपको ईयर यहाँ पर ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मिलेट ईयर 2018 का है जो भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, और अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर 2023 का है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। और ये जो घोषणा हुई है ये भारत के रिकमेंडेशन पर, तो इसमें भारत का योगदान है, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है कि भारत के कहने पर जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मिलेट ईयर 2023 को डिक्लेयर किया है ना। तो इस तरह की जानकारी जो है आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इसकी चुनौतियां क्या है ना, मिलेट्स के उत्पादन में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं या आ रही हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, तो इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है ना। मिलेट से संबंधित बहुत सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दी है। उसका कारण ये है कि बहुत चर्चा में रहा है पिछले 1-2 सालों से मिलेट, तो इसलिए जो है इससे क्वेश्चन बनने की संभावना आगे भी है, और पिछले बार भी जैसे आ चुका है। अधिकांश मोटे अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित नहीं होता है ना। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर होता है ना, तो वो नहीं है। हाँ 24-25 फसलें हैं उसमें, 23-24 फसलें, हाँ तो हाँ उसमें निश्चित नहीं है, हाँ वो लिखा ना। तो इसलिए जो है वो उचित दाम नहीं मिल पाता है किसानों को। हाँ तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, इसका हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अलग से एक टॉपिक आएगा अभी, इसके जस्ट बाद आने वाला है, एमएसपी का, है ना।
तो वहां पर उसका डिटेल हम पढ़ेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, कौन डिक्लेयर करता है, कितनी फसलें इसमें होती हैं, ऐसी सारी चीजें। तो मोटे अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित नहीं होता है, इसलिए जो है जो किसान होते हैं, जो किसान मोटे अनाज उगाते हैं, उनको उचित मूल्य या उचित दाम नहीं मिल पाता है। उत्पादन कम होता है, उत्पादन में ज्यादा कम उत्पादन होता है। गेहूं तथा चावल की अपेक्षा कम बोया जाता है, क्योंकि गेहूं चावल ज्यादा बो रहे हैं, है ना। इसका क्षेत्र कम है, जब क्षेत्र कम होगा तो उत्पादन भी कम होगा, है ना। हालांकि अब क्षेत्र इसका बढ़ रहा है, जब से 2023 के बाद से आप देखेंगे तो एकदम रकबा बढ़ गया है पहले की अपेक्षा, है ना। बाजार की उपलब्धता कम है, मतलब लोगों को क्या है, जागरूक अभी भी मिलेट्स के संबंध में जागरूकता उतनी ज्यादा नहीं, तो लोग ज्यादा खरीदते नहीं है। सब सिटी में लोग समझते हैं कि भाई मिलेट क्या चीज है, लेकिन गांव में अभी जो है उतनी ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा जागरूकता नहीं है, तो वो फिर उतना ज्यादा खरीदते नहीं। कीमतें कम होना अर्थात सस्ते होते हैं। किसानों में मोटे अनाज की उपयोगिता के प्रति जागरूकता की कमी, किसानों में और जनता में भी, किसानों तथा जनता में भी यहाँ पर आ जाएगा, आम जनता, उसमें भी जो है जागरूकता की कमी पाई जाती है। तो ये इस तरीके से मोटे अनाज से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब हम मध्य प्रदेश में कृषि पढ़ेंगे तो वहां पर जो उसका मध्य प्रदेश में जो मिशन चल रहा है, मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन करके 2020 में स्टार्ट हुई, जिसका मैंने जिक्र किया, तो वहां पर उसका उल्लेख आएगा, यहाँ पर उल्लेख नहीं है वो। अब इसके बाद आती है मुख्य खाद्यान्न फसलें। मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं चावल दो खास आते हैं। मैंने आप लोगों को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत जो फसलें बताई थी उनमें क्या क्या आती हैं एक बार फिर से बता देता हूं। खाद्यान्न फसलें, इसमें जो आती हैं तो उसमें चावल सबसे मेन है, राइस, गेहूं, व्हीट, सेकंड नंबर पर गेहूं का नाम आता है। फिर आती हैं दलहनी फसलें, पल्सेस, दलहनी फसलें। और फिर आते हैं मोटे अनाज, मिलेट्स। राइस, व्हीट, दलहनी फसलें यानी पल्सेस, और मोटे अनाज यानी मिलेट्स। इन चार जो फसलें हैं इनको खाद्यान्न फसलें कहा जाता है, मैंने पहले ही बताया हुआ। तो यहां से भी कभी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, 2 मार्क्स में या प्री में भी आ सकता है, ठीक है। इनको मिलाकर खाद्यान्न फसल कहा जाता है। तिलहनी फसलें जो होती हैं उनको खाद्यान्न फसल में नहीं रखा गया है, क्योंकि उनका उत्पादन जो है, उनके उत्पादन का जो पर्पज होता है वो खाद्यान्न न होकर के व्यापार होता है ना। कोई सोयाबीन जो है पैदा करता है तो उसका सोयाबीन पैदा करने का पर्पज ही व्यापार है ना, लाभ कमाना, ये जो है खास पर्पज होता है। जो नकदी फसलें, व्यापारिक फसलें होती है, तो ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। तो उसमें सबसे मेन जो खाद्यान्न फसल है इंडिया में वो है चावल। सबसे मुख्य क्यों है चावल? क्योंकि इसका उत्पादन ज्यादा होता है और क्षेत्र भी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है उत्पादन। चावल सेकेंड नंबर पर गेहूं का नाम आता है। तो सबसे पहले आएगा चावल। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है और भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल। जैसे हमने बताया है कि सबसे ज्यादा बोई भी जाती है और सबसे ज्यादा उत्पादन भी इसी का होता है, इसीलिए इसको मुख्य खाद्यान्न फसल कहा गया है। और मध्य प्रदेश के मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसल अगर कहें तो गेहूं कही जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित होता है और सबसे ज्यादा बोया भी जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में प्री में आया हुआ है। विश्व में स्थिति क्या है इसकी? उत्पादन में इसका दूसरा स्थान, वर्ल्ड में इसका दूसरा स्थान उत्पादन में। फर्स्ट चाइना है। गेहूं में भी सेम स्थिति है। क्षेत्रफल में भी यही स्थिति है, सेकेंड, इसमें भी चाइना फर्स्ट है। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में जो है भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और दोनों में फर्स्ट स्थान है चीन का। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। निर्यात में भारत का
विश्व में प्रथम स्थान रहा है पहले, और सेकंड नंबर थाईलैंड का है ना। निर्यात में भारत का पहला स्थान, और उत्पादन में दूसरा स्थान, क्षेत्रफल में दूसरा स्थान। उत्पादन क्षेत्रफल में दोनों में फर्स्ट चाइना है और निर्यात में सेकंड है थाईलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना। फिर कितना उत्पादन हुआ है, भारत में चावल का उत्पादन ये है मिलियन टन में है, 137.8 मिलियन टन, सबसे ज्यादा है ये टोटल खाद्यान्न में। बोया गया क्षेत्रफल 47.8 मिलियन टन, और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है पहले हमने ये किलोग्राम है, एक्चुअली किलोमीटर लेकर था, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 2882 किलोग्राम ये उत्पादकता है। ये 2024-25 का जो आर्थिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे, इसका आपको उत्पादन बोया गया क्षेत्र प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ध्यान रखना है। चावल की सबसे इंपॉर्टेंट है चावल, और मोटे अनाज भी आपको पूछा जा सकता है ना, क्योंकि सबसे मुख्य फसल है ये खाद्यान्न में ओवरऑल भी, इसलिए इसका आपको उत्पादन पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछ सकता है नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में बन सकता है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में 2023-24 में चावल का उत्पादन कितना हुआ है, चावल कितने क्षेत्रफल में बोया गया, या प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी रही, तो आपको जो है ये ध्यान रखना। इसके पहले भी किलोग्राम में ही प्रति हेक्टेयर उत्पादकता आपको ध्यान रखना, शायद उसमें मैंने गलत बता दिया है। तो जितनी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हमने पढ़ी वो किलोग्राम में ही आएंगी, मतलब 1 हेक्टेयर में जो उत्पादन है वो इतना है 2882 किलोग्राम। ये एक्चुअली रिपीट हो गई है। हाँ, इसके बाद भारत में जो चावल की किस्में हैं उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है, कौन कौन सी किस्में चावल की उत्पादन हो रही है, कहाँ कहाँ उत्पादित हो रही है ना। तो बासमती सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, उसका उत्पादन पंजाब उत्तराखंड में होता है। पंजाब उत्तराखंड, देहरादून में, खासतौर से उत्तराखंड में बासमती चावल होता है। ओस, अमन, बोरो, ये 3 जो किस्में हैं चावल की, ये पश्चिम बंगाल की हैं। और चिन्नौर, ये क्वेश्चन आया भी है पहले, बिफोर लास्ट ईयर MPPSC में पूछा गया था। चिन्नौर, ये बालाघाट, कुछ GI टैग मिला है इसमें, चिन्नौर में ये क्वेश्चन आया था। तो चिन्नौर ये मध्य प्रदेश का समुद्र शोक है, दिल पसंद है, ईरान की है, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की किस्में है। नहीं, किस्में हैं वो, लेकिन मौसम भी है, लेकिन किस्में भी है वो। नहीं, देखना, मेरे ख्याल से तो किस्में हैं। आप जो कह रहे हैं मैं आप चेक करूंगा। मौसम में चावल ही बोलते हैं, सर्दी में ओट्स बोलते हैं, गर्मी में आलू बोलते हैं, बारिश में नहीं, मौसम ही है, और जिस मौसम में फसल होती है, किस्म होती है, उसको उसी नाम से नाम दे दिया गया है। मौसम के हिसाब से उसका किस्म का भी नाम वही है। देखना, मैं भी देखूंगा, मेरे ख्याल से तो यही है। इसके बाद फिर अनुसंधान संस्थान है, ये भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ने में आए हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये भारत का है, तो कटक ओडिशा में है ये, है ना। और इसी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान है ये मनीला फिलीपींस में है। भारत में इसकी स्थापना 1966 में हुई, जो केंद्रीय संस्थान है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान है, उसकी स्थापना 1860 में हुई, है ना, जहां पर चावल की नई किस्मों के बारे में अनुसंधान होता है। चावल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए नई नई किस्में जो है यहाँ पर खोजी जाती हैं, और इसके लिए जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका पता लगाया जाता है, उस संबंध अनुसंधान होता है, और कौन से उर्वरक यूज इसमें किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर खोजी जाती हैं। तो यहाँ तक मैंने आज बताया है। इसके बाद कुछ और फसलें जो भी बची हुई हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल लगभग फसलों का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके यहाँ सिलेबस में एक्चुअली प्रमुख फसलें करके टॉपिक दिया हुआ है,
तो इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये प्री के लिए भी आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती हैं चीजें, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में सारी चीजें बताई।